हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो आधुनिक विश्व था उसमें चरवाहियों की क्या कंडीशन थी। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो उपनिवेश भारत था, यानी कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उस समय हमारे देश की जनजातियों की क्या हालत थी, ठीक है, उनसे पहले वाली क्या कंडीशन थी, और जब वो आए हमारे देश में, जो अंग्रेज आए और उन्होंने ना केवल हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, शहरों में शासन कर रहे थे, रजवाड़ों पर शासन कर रहे थे, बल्कि उन्होंने हमारे देश के जो जंगल थे, बहुमूल्य जंगल थे, उन पर भी उनकी गंदी दृष्टि थी, बुरी नजर थी, और उन्होंने किस तरह से हमारे यहाँ की जनजातियों का जीवन प्रभावित किया। ये सब हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था। फिर हमने ये भी उस चैप्टर में जानने की कोशिश की थी कि ये जो विदेश के जो लोग आए, अंग्रेज जो आए, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उन्होंने किस तरह से जनजातीय जीवन को प्रभावित किया, ठीक है, उन्होंने किस तरह से जनजाति समूह यानी कि एसटी वर्ग जो है उसकी किस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी संस्कृति नष्ट कर दी, उनकी दिनचर्या नष्ट कर दी, ठीक है, वो खुशहाल से पहले रह रहे थे जनजाति के लोग, उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। किसकी वजह से हो गया ये सब? औपनिवेश सरकार की वजह से हो गया, ये सब अंग्रेजों की वजह से हो गया, ठीक है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्या देखेंगे कि जब अंग्रेज जनजातीय समूह को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, जब वो उनको कंट्रोल कर रहे थे तो उन्होंने किस तरह से उनको जंगलों से बाहर खदेड़ दिया था, नियम लेके आए थे, अधिनियम लेके आए थे। मैंने बताया था 1865 में अधिनियम लेके आए थे, ताकि जो जनजाति के लोग हैं जंगलों में रह रहे हैं उनको अंग्रेज जो है वो जंगलों से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज वहां से लकड़ियां और अपने मतलब की चीजें वहां पर उगाना चाहते थे, जैसे चाय कॉफी, ठीक है, जैसे साल साल की लकड़ियां, उस तरह की चीजें जो उनके काम आ सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? चरवाहों का जीवन। वही जनजाति के लोग हैं इसमें भी, ठीक है, वही चीज है इसी चैप्टर में भी। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो चरवाहे थे उनके जीवन को प्रभावित किया औपनिवेश सरकार ने, ठीक है। चरवाहों का मतलब होता है जो गाय भैंस बकरी भेड़ को चराते हैं, ठीक है, चरने के लिए छोड़ देते हैं खाली स्थान पर, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली दो शब्द आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। चरावाहे। चरावाहे का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसके पास 100-150 की संख्या में गाय भैंस बकरी है, और वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं घास की तलाश में, क्योंकि एक स्थान पर अगर वो अपनी गाय भैंस को या भेड़ बकरी को चरने के लिए छोड़ देंगे तो 1-2 महीने में उस एरिया की वो पूरी घास खा लेंगी, ठीक है। तो फिर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है जहां पर उन्हें अच्छी ताजा घास मिले, ताकि जो उसके उनके मवेशी हैं, उनके जो जानवर हैं चरावाहों के, वो अपना भोजन कर सकें, ठीक है। जब वो ठीक से खाएंगे तो वो क्या करेंगे, ठीक से दूध देंगे, है ना। और जो भेड़ है वो क्या देंगी, ऊन देंगी, ज्यादा से ज्यादा उनके बाल आएंगे बॉडी पर, तो बाल आएंगे तो उनसे क्या होगा, भेड़ों की जो बाल होते हैं उनके स्वेटर वगैरह बनते हैं, ठीक है, उनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए चरावाहे क्या करते थे, जगह जगह जाते थे अपने पशुओं को चराने के लिए, ठीक है। तो चरावाहों को मतलब समझ गए, जिनके पास गाय भैंस बकरी होती थी बहुत सारी मात्रा में, ठीक है। दूसरा शब्द इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज हुआ है, चरागाहे, ठीक है। क्या शब्द यूज हुआ है? चरागाहे। चरागाहे का मतलब होता है वह स्थान जो पूरा की पूरा घास से ढका हुआ है, उसको बोलते हैं चरागाहे, ठीक है। जैसे चरावाहे जो थे वो जिस स्थान पर अपनी गाय भैंस बकरियों को चराते थे उनको बोलते थे चरागाहे, ठीक है। चरागाहे मतलब घास से भरे हुए मैदान, है ना। और चरावाहे मतलब जो गाय भैंस भेड़ बकरी जिनके पास है उनको बोलते थे चरावाहे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 9th क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी का ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। और ये हिस्ट्री आज लास्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके 1-2 पार्ट और रहेंगे, मतलब ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद इसके 3 पार्ट में ऑन स्क्रीन कराऊंगी, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड में नहीं आ सकती है, नहीं लिख सकती हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो पहले मैं इसको शॉर्ट में समझा रही हूँ, उसके बाद में इस पूरे चैप्टर की जो अलग अलग पार्ट है ना, 3 पार्ट दिए हुए हैं ना इस चैप्टर में, तो तीनों पार्टों को मैं ऑन द स्क्रीन पढ़ाऊंगी, ठीक है, लैपटॉप पे पढ़ाऊंगी आपको। तो आपको वो सारी वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, ठीक है, ये वीडियो भी मिलेगी और बाकी के 3 पार्ट भी इसके मिल जाएंगे, है ना। और अगर इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं, आपको एमसीक्यू भी देखने हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है एमसीक्यू की, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक कर इस चैप्टर के एमसीक्यू भी देख पाएंगे, और बाकी ज्योग्राफी के भी सारे एमसीक्यू देख पाएंगे, और हिस्ट्री के भी इससे पहले जो चैप्टर मैंने करा दिए सारे देख पाएंगे। तो उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और आपको एमसीक्यू देखने तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना,
ठीक है। और ये जो साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से 10 तक की मोस्टली बुक मैंने SST NCERT की कंप्लीट करा दी है। अगर आपने अभी तक ये सारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम देख रहे थे चरावाहों और चरागाहें के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब आपने जान लिया चरावाहे क्या होते हैं, चरागाहें क्या होते हैं, औपनिवेश सरकार क्या होती है, ये जो मेन शब्द है उनका आपने अर्थ जान लिया। अब हम देखते हैं कि पार्ट 1 में क्या दे रखा है। आपके इस चैप्टर में पार्ट 1 में दे रखा है घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। ठीक है, तो घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही, घुमंतु चरवाहे से मतलब है कि इधर उधर घूमने वाले चरवाहे, है ना। मैंने आपको बताया कि जो चरवाहे थे वो घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, क्योंकि 100-150 के संख्या में उनके पास मवेशी हैं, तो मवेशी एक पूरे के पूरे एरिया को 1-2 महीने में खा लेते थे। उसके बाद घास की कमी हो जाती थी तो वो दूसरे स्थान पे जाते थे। ठीक है, तो घुमंतु का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, किसकी तलाश में, घास की तलाश में। ठीक है, आगे आपकी बुक में दे रखा है कि जो चरवाहे थे, ठीक है, वो पहाड़ों में किस तरह से सर्वाइव कर रहे थे, पहाड़ों में किस तरह से रहते थे और किस तरह से अपनी गायों को चराते थे, भेड़ों को चराते थे। ठीक है, फिर इसमें दे रखा था पहाड़ों में, पठारों में, मैदानों में और रेगिस्तान में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहाड़ों में। पहाड़ों में वो किस तरह से अपनी गुजर बसर करते थे। तो पहाड़ों में मेनली जो चरवाहे थे, यानी कि जो जनजाति के लोग थे, वो कौन से थे, गुज्जर थे, गद्दी थे। गद्दी कहाँ थे, हिमालय में थे, उत्तराखंड में थे गढ़वाल, और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं में कौन थे, गुज्जर थे। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं में गुज्जर थे, और हिमाचल में कौन थे, भूटिया या शेरपा या किन्नौरी। ठीक है, ये थे। अब ये किस तरह से अपना गुजर बसर करते थे हम इसमें देखते हैं मैप में। ठीक है, आई होप सो कि आपको मैप ठीक से दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि जो गुज्जर थे या गद्दी थे वो कहाँ थे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर थे। ठीक है, हिमाचल में कौन, मैंने बताया हिमाचल प्रदेश में भोटिया, सिरप्पा, किन्नौरी। ठीक है, ये थे। और उत्तराखंड में कहा, इधर की तरफ नेपाल से लगा हुआ जो भाग है ना, वहां पर उसको क्या बोलते हैं, कुमायूं या गढ़वाल। ठीक है, कुमायूं या गढ़वाल में कौन से रहते थे, कुमायूं या गढ़वाल में रहते थे गुज्जर। ठीक है, गुज्जर जनजाति के लोग। तो ये क्या करते थे, जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ने लगती है, ठीक है, लगभग दिसंबर में, ठीक है, नवंबर में नहीं, दिसंबर जनवरी और फरवरी 3 महीने वहां पर बर्फ पड़ती है। तो ये लोग क्या करते थे, जनजाति के लोग, कि इन 3 महीने वो नीचे की तरफ आ जाते थे शिवालिक की पहाड़ियों में। यानी कि हम मान सकते हैं कि ये कहां तक आ जाते थे, जो पहाड़ियों का निचला श्रेणी है ना, जो हिमालय की जो नीचे वाली श्रेणी है। देखो हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं। एक मिनट में बताती हूँ अभी आपको पकड़ के। देखो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी ये है, पहली वाली ये है आपका बृहद हिमालय, फिर दूसरा है लघु हिमालय, ठीक है, और तीसरी श्रेणी कौन सी है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस तरह से है 3 श्रेणियां। अब देखो जो लास्ट वाली श्रेणी, जो ऊपर वाली श्रेणी है ना, उसके पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। जो माउंट एवरेस्ट है इन्हीं पहाड़ियों में, बृहद हिमालय में। ठीक है, लघु हिमालय में के जो पहाड़ है उनकी हाइट जो है वो कम है, और जो शिवालिक हिमालय है उनकी और कम है। ठीक है, हाइट। तो जब यहाँ पर बर्फ से ढक जाता है पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा उत्तराखंड, हिमाचल के जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जब वो बर्फ से पूरे ढक जाते थे, तो ये लोग क्या करते थे, जो चरावाहे थे, अब जब पूरी पहाड़ी बर्फ से ढक गई तो वहां पे तो अब घास मिलेगी नहीं। ठीक है, तो वो घास की तलाश में निचले इलाके में आ जाते थे। ठीक है, अब वो फरवरी तक, मार्च तक जहाँ रहेंगे, फिर जैसे ही बर्फ पिघलने लगेगी, मार्च में, अप्रैल में पूरी तरह से बर्फ पिघलने लगती है। तो जब बर्फ पिघलने लगती है तो क्या है, फिर घास उगने लगती है, तो फिर वो वापिस ऊपर की तरफ चले जाते थे। तो उनका यही काम होता था कि जब घास के मैदान ऊपर ना रहे, जब बर्फ पड़ने लगे तो वो नीचे आ जाते थे, और जब बर्फ पिघलने लगती थी तो वो ऊपर पहुंच जाते थे। ठीक है, जो पहाड़ी इलाके के जितने भी जनजाति समूह के जो लोग थे वो इस तरह से ही करते थे। ठीक है, अब हम दूसरा जनजाति के बारे में देखेंगे। गिर ही जा रहा है। दूसरे जनजाति के बारे में देखेंगे। हमने देखा पहाड़ों में किस तरह से थे, हम देखेंगे पठारों में। ठीक है, पठार, हमारा जो दक्षिण भारत है पूरा की पूरा, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पठार से बना हुआ है। ठीक है, ये जो भारत है ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय भारत किससे बना हुआ है, पठार से। तो हम जानेंगे पठार में क्या, महाराष्ट्र में एक दंगल जनजाति के लोग रहते थे, दंगल समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि जब बारिश होती है ना, तो जो बीच होता है, यानी कि जो तटीय इलाका होता है, ठीक है, जो समुद्र के आसपास के जो इलाका होता है, वहां पर क्या हो जाता है, दलदली मिट्टी हो जाती है। अब वहां पर मवेशी नहीं रह सकते, सोएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, उठेंगे कैसे, मवेशी बीमार हो जाएंगे। ठीक है, गीली मिट्टी की वजह से।
तो वो क्या करते थे, उस समय वो ऊपरी इलाके में आ जाते थे, यानी कि पठार की तरफ आ जाते थे, ठीक है, अपने मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए। और जब बारिश नहीं होती थी, सूखा रहता था, तो वो इधर की तरफ जाते थे, ठीक है। इस तरह से ही कर्नाटक के थे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, देखो ये इधर सीमा पर है, ठीक है। ये 3 जनजाति रहती थी, गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा, ठीक है। ध्यान रखना, जो गोल्ला जनजाति के लोग थे, जो समूह के लोग थे, वो क्या करते थे, वो गाय और भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा गाय भैंस बकरी पालते थे, साथ ही वो कंबल भी बनाते थे, कंबल और चादर बनाते थे, ठीक है। बस 2 जगह ही भारत में कंबल और चादर बनाए जाते थे, एक तो जो महाराष्ट्र के थे धंगल, वो बनाते थे, ठीक है, और दूसरे कौन थे, कुरुमा और कुरुबा, ठीक है। ये दोनों जनजाति के लोग, मतलब ये 3 जनजाति आपके चैप्टर में दे रखी है, जो कंबल या चादर बनाते थे। बाकी जनजाति के लोग क्या करते थे, गाय भैंस भेड़ बकरियों का दूध बेचते थे और भेड़ों से ऊन उतार के उस ऊन को बेचते थे, ठीक है। तो काम ये भी करते थे, साथ में ये कंबल भी बनाते थे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा काम करते थे, साथ में कंबल भी बनाते थे, ठीक है। और हम अगर गुज्जरों की बात करें, तो गुज्जर क्या काम करते थे, गुज्जर गाय भैंस भेड़ बकरी पालने के अलावा वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान चीजों को ले जाया करते थे और बेचा करते थे। आपने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा, या फिर आपने अपने आसपास लोगों में भी देखा होगा कि जो गुज्जर जनजाति के लोग थे, वो क्या करते थे कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान बेचते थे, है ना। वो जैसे गांव में जाते थे, तो गांव के लोगों को खाद बीज ये सब बेच देते थे, ठीक है। या फिर हल या जो भी कृषि के उपकरण होते हैं, दरांती वगैरह और खुरपे वगैरह बेचते थे। और वहां से क्या करते थे, वहां से वो अनाज ले आते थे और अनाज को वो मार्केट में बेचते थे, ठीक है, उससे मुनाफा कमाते थे। तो पहले मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती थी, तो ज्यादातर इधर से उधर सामान बेचने का काम कौन करते थे, गुज्जर करते थे। आपने पढ़ा भी होगा, ये 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया था, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने ये काम गुज्जरों को सौंप रखा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी बड़ी मार्केट बनाई थी, बाजार की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। तो उसने क्या किया था कि गुज्जरों को इस काम पे लगा दिया था कि मार्केट में जो सामान आएगा, ठीक है, जो अनाज आएगा या फिर कोई भी मिर्च मसाले आएंगे दुकानों पे, वो उस सबको लाने की जिम्मेदारी किसकी थी, गुज्जरों की थी। तो गुज्जर लाके दुकान पे सामान बेच देते थे, और फिर दुकानदार थोड़ा थोड़ा करके उसको बेचते रहते थे लोगों को, ठीक है। तो ये काम किसका था, गुज्जर का था। और गुज्जर एक जगह नहीं थे कभी भी, देखो गुज्जर कहाँ कहाँ थे, गुज्जर आपके किस इलाके में बसे हुए थे, ठीक है, यानी कि यूपी में भी था गुज्जर, गुज्जर और उत्तराखंड में भी थे गुज्जर, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी थे और राजस्थान में भी, ठीक है, इस इलाके में रह रहे थे। और यहाँ पर ये आराम से व्यापार करते थे, सामानों को इधर से उधर बेचा करते थे, ठीक है। राजस्थान में एक, अगर हम बात करें, चलो पहले मैदानी इलाके की बात करते हैं। मैदानी इलाका मैंने बता दिया आपको, यूपी में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में के कौन थे, बंजारे, ठीक है, जो भेड़ बकरी पालने के अलावा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में बेचते थे, ठीक है। अब मवेशी तो जा ही रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान, गाय भैंस भेड़ बकरी तो चली रही है, ऊंट भी चलते थे, ठीक है, जिनके पास ऊंट होते थे वो ऊंट भी चलाते थे। रेगिस्तान वाले जो जनजाति के लोग हैं वो ऊंट भी पालते थे, तो उन पर सामान लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान वो भी चल रहा है काम। दूध दही बीच बीच में वो भी बेचते हुए चल रहे हैं, जब किसी भी गांव से निकल के जा रहे हैं तो उसे भी बेचते हुए चल रहे हैं, ठीक है। फिर साथ में वहां से सामान कुछ गांव के लोगों से सामान खरीद कर फिर मार्केट में भी बेचते थे। तो उनकी हालत अच्छी खासी थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गरीब थे, खाने के लाले थे, वैसा नहीं था, ठीक ठाक हालत थी, ठीक से खा रहे थे, पी रहे थे, अपना ठीक से गुजारा चल रहा था, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे, परेशान नहीं थे। लेकिन जब औपनिवेश सरकार आई तो उन्होंने इनको परेशान कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान की जनजाति कहाँ थी, रेगिस्तान की जनजाति थी आपकी जैसलमेर के लगभग, इधर के लगभग, ठीक है। राजस्थान में कहा, इधर के लगभग। अब ये जो जनजाति थी, ये जनजाति मेनली ऊंट पालती थी, ठीक है। तो ये जनजाति कैसे इधर से उधर जाती थी कि जब बारिश नहीं पड़ती है तो रेगिस्तान में घास वगैरह नहीं होती है ना। तो जब सूखा पड़ती है, मतलब मई जून का जो मौसम होता है, वहां पर बारिश नहीं होती है। वैसे बारिश तो वहां ना के बराबर ही होती है राजस्थान में, लेकिन फिर भी कुछ रियायत रहती है जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर में थोड़ी सी रियायत रहती है अक्टूबर तक, ठीक है। तो जब यहाँ पर बिल्कुल भी घास नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ के लोग यूपी में हरियाणा में और यहाँ मध्य प्रदेश के जंगलों में अपने मवेशियों को चराने के लिए लाते थे, ठीक है, अपने मवेशियों को चराने के लिए इधर लाते थे। और जब जैसे ही जुलाई में बारिश होने लगती थी, तो वो क्या करते थे, अपने मवेशियों को यहाँ ले जाते थे,
अपने अपने ही देश अपने गांव में ले जाते थे, ताकि वो अपने क्योंकि वहां घास आ गई तो वहां पर वो उनको घास खिला सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी जनजाति के लोग थे वो पूरा की पूरा घास का हिसाब देखते थे। जैसे मैंने महाराष्ट्र के बताए, तो महाराष्ट्र वाले क्या देखते थे कि जब यहाँ पर ठीक ठाक मौसम है तो घास उग रही है, तो यहाँ पर अपने मवेशियों को चरा लिया। ठीक है, यहाँ पर चरागाहें मिल गए, मतलब घासों से भरे मैदान यहाँ पर मिल गए, तो यहाँ पे चरा लिए। जब यहाँ बारिश होने लगी, दलदली मिट्टी हो गई, तो फिर वो पठार की तरफ आ जाते थे। ऐसे ही ये वाले करते थे कि जब मौसम ठीक ठाक रहता था तो इधर की तरफ चला लेते थे, और जब बारिश होने लगती थी तो फिर वो पठार में चले जाते थे। क्योंकि मैंने ये जो बनाया है त्रिकोण, ये क्या है, ये पठारी इलाका है। ठीक है, हमारा दक्षिण भारत किससे बना हुआ है, पठार से बना हुआ है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले कभी ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे भारत की भूमि पर, तो उसी की वजह से वो जो लावा निकला है, वो लावा ठंडा होके जमा हुआ है, और वो पूरा की पूरा क्या है, पठार है हमारा दक्षिण भारत। ठीक है, तो आपने जाना कि भारत में किस तरह की जनजाति, कौन कौन सी जनजाति थी, और किस तरह वो अपनी गुजर बसर करती थी। ठीक है, जब तक अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, जनजातियों की ठीक ठाक हालत थी। वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं थे, खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी, प्रकृति की गोद में रहते थे, तो हष्ट पुष्ट भी रहते थे। ठीक है, ऐसे बीमार वगैरह नहीं रहते थे, क्योंकि घास से भरे मैदानों में रह रहे हैं, तो स्वच्छ वातावरण, पानी, हवा, धूप सब कुछ मिल रहा था उनको। अब समस्या कहाँ आई, जब अंग्रेज आए हमारे देश में, उन्होंने उनको ऐसे लगा कि ये इतने सारे चरागाहें यानी कि घास से भरे मैदान जो है, ये हमारे तो किसी काम के नहीं है, हमें तो टैक्स नहीं मिल रहा। क्योंकि अंग्रेजों का मेन मकसद था भारत से पैसे लेके यूरोप में भेजना। ठीक है, तो वो उन जनजातियों के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो क्या सोच रहे थे कि हमें कैसे पैसे मिले, पैसे मतलब कैसे हमें टैक्स मिले। तो उनका मेन उद्देश्य था कि हर चीज पे टैक्स लगाओ, टैक्स हमारे खाते में आएगा, हम उसको अपने देश भेजेंगे और हम मालामाल हो जाएंगे। ठीक है, जो यूरोप इतना सुंदर है, अंग्रेज इतने रईस है, वो ऐसे ही रईस नहीं हुए, वो काम करके रईस नहीं हुए, वो लूट लूट के रईस हुए। ठीक है, हमारे देश के न केवल रियासतों को लूटा उन्होंने, राज्यों को लूटा। ठीक है, हमारे यहाँ के लोगों को लूटा, बल्कि हमारे जंगलों को भी लूट के ले गए। ठीक है, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया कि किस तरह से वो हमारे जंगलों की लकड़ी तक काट के ले गए। ठीक है, अब आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट टू। पार्ट टू में है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। ठीक है, औपनिवेश शासन में यानी कि अंग्रेजों ने किस तरह से चरवाहों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, यानी कि प्रभावित किया। ठीक है, इसमें हम जानेंगे अंग्रेजों ने खेतों का क्षेत्रफल बढ़ाया। ठीक है, यानी कि जो खाली घास के मैदान थे, तो अंग्रेजों अंग्रेजों को उनको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि किसानों को लालच दिया कि भाई तुमको हम ये जमीन अलॉट कर रहे हैं, तुम इस पर खेती करो, और जब खेती करोगे तो टैक्स हमें देना। ठीक है, तो उन्होंने खेती का विस्तार कर दिया। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि औपनिवेश शासन में, शासन से पहले हमारे भारत में जो खेती थी वो 1/6% थी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो इतने ज्यादा खेती हो रही है। क्यों हो रही है कि जो चरवाहे थे, जो जंगल थे, जो घास के मैदान थे, उन सब पर अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, अपने टैक्स वसूलने के लिए खेती करवाई। ठीक है, लोगों से। अब इसमें कुछ लोग तो खुश थे, जैसे जो किसान थे वो शुरुआती दौर में खुश थे। क्यों खुश थे कि भाई ठीक है, हमें खेत मिल रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा खेती करेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे तो हमारी कंडीशन अच्छी होगी। उनको ये नहीं पता था कि अंग्रेज उनको लालच दे रहा है खेती करने का, बाद में वो टैक्स के रूप में सारे मुनाफे को खुद ले जाएंगे, और ऐसा हुआ भी बाद में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, खेती का क्षेत्रफल बढ़ाया। अब इस जमीन पर जब खेती का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घास के मैदान खत्म हो जाएंगे। किसी भूमि पर अगर घास उग रही है, उसका मतलब यह है कि वो जमीन उपजाऊ है ना, जब भी तो उस पर घास उग रही है। तो उन सारे मैदानों को उन्होंने क्या किया, किसानों को देना शुरू कर दिया कि भाई किसान तुम यहाँ पर खेती करो, और जो हमें जो आपको आमदनी होगी, जो फसल आएगी, उससे हमें टैक्स देना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है वन अधिनियम पारित किया। ठीक है, दूसरा इसमें वन अधिनियम पारित किया। देखो आपकी इस पार्ट में दे रखे हैं पहली पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। उस पैरा में वही बात मिलेगी आपको। एक मिनट में आपको बता दे रही हूँ ये कहाँ कहाँ से मैं बोल रही हूँ। हाँ, पहली बात दूसरी बात करके 104 पेज नंबर पर आपको दे रखा है। मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी में 104 पेज दे रखा है, पहली बात दूसरी बात तीसरी बात चौथी बात करके। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर खत्म हो गई, अंग्रेजों ने खेतों का क्षेत्रफल बढ़ाया। दूसरी बात है वन अधिनियम पारित किया। कब पारित किया, 1865 में। ठीक है, 1878 में, यानी कि 1878 में वो अधिनियम लेके आए। उसमें क्या उन्होंने बोला कि वनों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। आज भी ये व्यवस्था चल रही है हमारे देश में। ठीक है, पहला था आरक्षित वन, जहां जिन वनों में घुसने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। वहां पर ये जो मवेशी थे, ये जो
चरवाहे थे अपने जानवरों को लेकर नहीं जा सकते थे, बिल्कुल पूरी तरह से बैन। ठीक है, किसी भी चरवाहे की कोई एंट्री नहीं। दूसरा था सुरक्षित वन, उन वनों में परमिशन लेकर जा सकते थे चरवाहे। ठीक है, उसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तीसरा थे ग्रामीण वन, उनके कुछ कुछ सामान अंग्रेजों की परमिशन से ये लोग ले सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से कंट्रोल कर दिया। देखो पहले तो वन उनके ही थे, वो जब चाहे जितनी चाहे जहां भी जितनी घास है वो खिलाएं अपने मवेशियों को, लेकिन इन्होंने क्या किया, घास खाने से मना कर दिया वन अधिनियम लाके। ठीक है, नेक्स्ट था 1871। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर बहुत सारे 1910 के लगभग बहुत सारे विद्रोह हुए, और किस तरह से कहाँ कहाँ विद्रोह हुए भारत में, न केवल भारत में, मैंने इंडोनेशिया का भी आपको बताया था। ठीक है, जावा द्वीप का भी आपको बताया था। तो ये यहीं की बात है। ठीक है, जब ये अधिनियम पारित हुए, चरवाहों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ, जनजातियों का हुआ, तो उन्होंने 1900 के लगभग में, ठीक है, विद्रोह करने स्टार्ट कर दिए। कहीं 1910, कहीं 1915, कहीं 1920, इस तरह से 1900 में विद्रोह स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट वो लेके आए थे 1871 में, 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम। ठीक है, अपराधी जनजाति अधिनियम। जब जनजाति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाना नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि सब तो नहीं मान रहे नियम को। कुछ लोग कह रहे हैं हम क्यों माने, हमें क्या फायदा है, जंगल तो हमारे हैं, ये तो प्रकृति ने हमें दिया, अंग्रेजों ने थोड़ी दिए हैं, हम तो नहीं मानेंगे अंग्रेजों की बात। तो जो कुछ जनजाति के लोग नहीं मान रहे थे इनकी बातों को, इनकी ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे थे, उन जनजाति के लोगों को अंग्रेजों ने इस अधिनियम के तहत अपराधी घोषित कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो इधर से उधर जा रहे हैं अपनी मवेशियों को लेकर, या काम की तलाश में, या खेती जो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 2-3 साल यहाँ खेती करी, फिर 2-3 साल वहां खेती करी, कर्तन दहन वाली जो कृषि है, ठीक है, शैलवर्ण वाली जो कृषि है, उसकी बात है, स्थानांतरित कृषि एक ही बात है, झूम खेती। तो ये जो खेती कर रहे थे, ठीक है, नहीं मान रहे थे इनके रूल, तो इन्होंने, अंग्रेजों ने उनको रोकने के लिए क्या किया, अपराधी अधिनियम घोषित कर दिया कि ये जो जनजाति के लोग हैं, ये वाली जो जनजाति के लोग हैं, ये सारे अपराधी हैं। ठीक है, और उनको जेल में डाल दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपराधी थे जो खेती कर रहे थे, ठीक है, जो स्थानांतरित कृषि कर रहे थे या कर्तन दहन कृषि कर रहे थे, बल्कि उनके घर में जो बच्चा जन्म ले रहा है वो भी अपराधी है। ठीक है, कोई 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो भी अपराधी है, क्योंकि उसके माँ बाप अपराधी हैं। और अपराधी क्यों है, क्योंकि वो अंग्रेज की बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए वो अपराधी है। भाई, अगर हम जनजाति के लोगों की तरफ से देखें तो वो ठीक थे अपनी जगह, खेत उनके, जंगल उनके, ठीक है, प्रकृति ने उनको दिए हैं, उनका अधिकार है। अंग्रेज जबरदस्ती अपनी चीजों को उनके ऊपर थोप रहे थे। ठीक है, तो उनको क्या किया, ये अपराधी बना दिया। अब ये अधिनियम अब नहीं चलता है हमारे भारत में। ठीक है, ये हटा दिया है, जबकि जनजातीय लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कामकाज के लिए, उनको आरक्षण भी दिया जा रहा है, क्योंकि जनजातीय लोगों के साथ अंग्रेजों ने बहुत गलत किया था। ठीक है, तो इनको छूट दी जा रही है, आरक्षण दिया जा रहा है, ताकि ये आगे बढ़ सके, पढ़ सके, लिख सके, जॉब कर सके और अच्छे से रह सके। ठीक है, भारत में, इसलिए इनको आरक्षण देके आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आपने 2 चैप्टर में जाना, पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में आपने जाना कि जनजातीय लोगों के साथ कितना बुरा हुआ। ठीक है, तो इसको देख के भारत सरकार ने उनको छूट दी है, ताकि वो सही से जीवन यापन कर सके भारत में। चरावाही टैक्स लागू, अब यहां तक भी बात नहीं बनी। पहले तो उन्होंने उनकी जमीन छीन ली और उन पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, उस पर खेती करवाई, उस पर टैक्स लगा दिया। यहाँ पर बात नहीं बनी, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे चरण में उन्होंने वन अधिनियम लगा दिया कि भाई हाँ, यहाँ तुम अपने उनको पशुओं को नहीं चला सकते, ये वन हमारे हो गए, क्योंकि हम यहाँ से लकड़ी वगैरह सब कुछ लेंगे और अपने देश बेचेंगे। ठीक है, तो दूसरा काम ये किया। तीसरा काम क्या किया उन्होंने, कुछ जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया कि इनको जहां देखो इनको मारो, और ये अपराधी हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। ठीक है, चौथा उन्होंने क्या किया कि चरावाहा टैक्स लागू कर दिया। अब भी उनको चैन नहीं हुआ, इतना सब करने के बाद जनजातीय समूह के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि जो चरावाहे अपने मवेशियों को लेकर जंगल में एंट्री करेंगे, उनको टैक्स देना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, जो टैक्स देगा वही अपने मवेशियों को चरा पाएगा। जो वनों की कैटेगरी बनाई थी ना, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, ग्रामीण वन, उन वनों में घुसने के लिए, सुरक्षित वनों में या कहीं भी जाने के लिए उनको क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और एक 2 महीने के वो या दिनों के हिसाब से वो लेते थे, मतलब जो जितना टैक्स देगा उसको उतना ही परमिशन मिलेगी अपने मवेशियों को चलाने के लिए। तो अगर 1-2 दिन भी डेट ऊपर नीचे हो जाती थी, जैसे जनजाति के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो इतना ज्यादा गौर नहीं करते थे, तो 1 आध दिन भी अगर ज्यादा हो जाती थी तो उनको फिर टैक्स ज्यादा देना पड़ता था, यानी कि जुर्माना ज्यादा देना पड़ता था। ठीक है, उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करते थे अंग्रेज। फिर उनको उनके मवेशियों के हिसाब से उनसे टैक्स वसूला जाता था।
जैसे किसी के पास 100 है तो इनसे इतना टैक्स लेंगे, किसी के पास 150 है तो उनसे इतना टैक्स लेंगे। कितनी जाती हो रही है, पहले उनसे वन छीन लिए, फिर उनसे अधिनियम लेके आए, वन अधिनियम, कि भाई ये जो है इसमें आप नहीं घुस सकते। साथ के साथ उनके जो चरागाहें थे, जो घास के मैदान थे, वो भी छीने जा रहे हैं, वहां पर खेती करवाई जा रही है। अब वनों में घुसने के लिए उनको टैक्स भी देना है। वो धीरे धीरे ऐसा उन्होंने जाल फैलाया कि पूरे की पूरे जो जनजातीय समाज थी उनका जीवन पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया, उनकी संस्कृति को बर्बाद कर दिया, उनके धर्म को बर्बाद कर दिया, उनकी जो धरोहर थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, वो सब बर्बाद कर दी। अब देखो इतनी सारी गाय भैंस बकरी चरा रहे थे तो दूध भी आ रहा था, तो दूध कोई विदेश थोड़ी जा रहा था, अपने ही देश के लोग पी रहे थे ना। वो घी जो आ रहा था वो अपने ही देश के घी खा रहे थे ना, शुद्ध घी, है ना। जो ऊन आ रही थी वो हमारे ही कुछ काम आ रही थी ना, या हम बेच रहे हैं विदेश में तो हमारे ही काम आ रही थी ना। तो ये सारी व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए खत्म कर दी। ठीक है, अब चरागाहों का पर क्या असर पड़ा, ये तो हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपना फायदा किया। हम देख रहे हैं अब चरागाहों पर क्या असर पड़ा। चरागाहों पर यह असर पड़ा कि जो गरीब लोग थे, जो गरीब जनजाति के लोग थे, जिनके पास पैसे नहीं थे टैक्स देने के लिए, ठीक है, जब सूखा पड़ी, जब घास के मैदान पूरी तरह से सूख गए और उनके पास पैसे नहीं है कि वो परमिट बना सके और वनों में ले जा सके अपने मवेशियों को, ठीक है, तो उनके जो मवेशी थे घास ना मिलने के कारण, घास सूखने के कारण, या फिर घास के मैदान उनको ना मिलते थे, इसलिए वो सूखने लगे, कुपोषित होने लगे और भुखमरी से वो मरने लगे। मवेशी दिन पे दिन मरते रहे, ठीक है, और जनजाति के लोगों को दिन पे दिन नुकसान होता रहा, क्योंकि जब घास खाने को नहीं मिलेगी मवेशी कहाँ क्या करेंगे, मर ही जाएंगे ना। एक दिन भूखा रहेगा कोई जानवर, 2 दिन भूखा रहेगा, 3 दिन, 4 दिन, 8-10 दिन बाद वो भी मूर्छित हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, तो वो मर जाएगा। इसी तरह से दिन पे दिन मवेशी मरते रहे और फिर इन चरावाहों का क्या हुआ कि जब मवेशी कम होते रहे तो ये चरावाहे मजबूर हो गए शहरों में जॉब करने के लिए। अब उसमें भी अंग्रेज बहुत खुश थे, ठीक है। अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेजों ने इनको यहाँ तक नहीं छोड़ा, इनके मवेशी मार के भी उनको चैन नहीं मिला। उन्होंने क्या किया कि भाई तुम यहाँ भुखमरी से मर रहे हो, मवेशी मर रहे, यहाँ छोड़ो, हम तुम्हें शहर में जॉब दिला देंगे, शहर में चलो। वो अपने बागानों में काम करवाते थे, चाय के बागानों में, कॉफी के बागान में, ठीक है, नील की खेती करवाते थे उनसे, और उनको इतनी कम तनख्वाह देते थे कि वो अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाते थे, मतलब ठीक से वो खाना भी नहीं खा पाते थे। यहाँ के जनजाति के लोगों को ले जाके शहर में काम करवाते थे, फिर जहाँ मजदूरों की ज्यादा जरूरत पड़ती है सड़क बनवाने के लिए ले जाते थे इन्हीं जनजाति के लोगों को, और इन जनजाति के लोगों को खानों में घुसा दिया करते थे, लोहे की सॉरी कोयले की खान में घुसा दिया करते थे। झारखंड की जितनी भी खाने हैं सारी की सारी जनजाति के लोग लगे हुए हैं। इनको ना पढ़ने दिया, ना लिखने दिया, ना इनका विकास करने दिया। इनके पास जो ज्ञान था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चला आ रहा था, वो भी इनका नष्ट कर दिया, ठीक है, सब कुछ इनका लूट लिया, और ये इनको पूरी तरह से गरीब करके माने, बिल्कुल इनको मरने की कगार पर छोड़ के गए अंग्रेज, है ना। अगर अंग्रेज ज्यादा दिन रहते तो पता नहीं, जैसे मवेशी खत्म हो गए वैसे समुदाय भी खत्म हो जाते, कोई आदमी कितने दिन भूखा रहेगा, और इनकी हालत बहुत बुरी करके गए थे, ठीक है। तो आपने जाना कि जनजाति समूह अंग्रेज आने से पहले कैसे रहता था अच्छे से, अंग्रेज आने के बाद उनकी कंडीशन, यानी कि औपनिवेश सरकार में उनकी कंडीशन क्या रही, ये सब आपने देखा। अब हम जानेंगे कि अफ्रीका के जो चरवाहे थे उन पर क्या असर पड़ा। तो जो जितनी सारी चीजें हमारे देश में चल रही थी उतनी ही सारी चीजें अफ्रीका में चल रही थी, ठीक है। उनका मेथड यही था, जनजातियों को देखने का, जनजातियों से चरावाहे छीनने का, घास के मैदान छीनने का, बिल्कुल सेम टू सेम यही नियम उन्होंने अपनाए कि उन्होंने वहां के किसानों को लालच दिया, क्षेत्रफल बढ़ाया, फिर उन्होंने क्या किया, वन अधिनियम लेके आए, वहां पर भी यही वाला वन अधिनियम था, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, ये सब कर दिया, ठीक है। अब वहां पर एक और समस्या थी, एक ही हमारे भारत में तो सारे के सारे अंग्रेज थे, यानी कि इंग्लैंड के लोग थे सारे के सारे। वहां पर एक और समस्या थी, वहां पर यूरोप के अलग अलग लोग थे, कहीं रूस के लोग शासन कर रहे हैं अफ्रीका के किसी इलाके में, किसी में जर्मनी के, किसी में इंग्लैंड के, इस तरह से शासन कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाड़बंद लगा दिए, ठीक है, यानी कि बाउंड्रीज लगा दी। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप, एक मिनट, अफ्रीका महाद्वीप जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो देश बने हुए हैं ये पहले इस तरह से नहीं बने हुए थे। ये सब किसने बनाए, ये अंग्रेजों ने बनाए। देखो ये सीधी लाइन ऐसे, ये जो सीधी लाइन खींची हुई है ये किसने खींची है, ये अंग्रेजों ने खींची है अपने फायदे के लिए, ठीक है। ये इस तरह से जो नक्शा बनाया है ये अंग्रेजों ने बनाया है। यहाँ पे सभी जनजाति के लोग रहते थे, है ना। ये थार रेगिस्तान है, यहाँ पर आपको पता ही है 11 देशों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या थार रेगिस्तान है, तो यहाँ पर जनजाति के लोग रहते थे। मेनली आपके चैप्टर में बताई गई है एक मसाई जनजाति, ठीक है, मसाई जनजाति के लोग यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पर कुछ एरिया में अंग्रेजों का शासन था और कुछ एरिया में जर्मनी का शासन था, ठीक है। तो उन्होंने फिर इनका बंटवारा कर दिया तंजानिया, ठीक है,
तंजानिया में और केनिया में, ठीक है, केनिया में और तंजानिया में बंटवारा कर दिया। और आप इसमें जब आप बुक को पढ़ेंगे अच्छे से तो आप जानेंगे, देखो बुक को जरूर पढ़ना, पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें मैं नहीं बता पा रही हूँ, एक दो चीज छूट रही होंगी, तो आप जब बुक पढ़ेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया कि मैं 2-3 पार्ट करके अपलोड करूंगी, है ना, तो आप उन 3 पार्ट की वीडियो को देख लेना जो मैं स्क्रीन पर अपलोड करूंगी, आप उन तीनों को देख लेना, तो आपको अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप एक एमसीक्यू की वीडियो देख लेना, तो पूरा की पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप जब बैठोगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। ये मेरा वायदा है कि अगर आपने ये चारों वीडियो देख ली तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस क्वेश्चन को ना कर पाए, ठीक है। अफ्रीका में चरवाहा जीवन, ठीक है, चरवाहों का क्या हुआ, चरवाहों का क्या हुआ, वही हुआ जो यहाँ हुआ था कि उनसे जमीनें छीन ली गई, उनके चरवाहे छीन लिए गए, और जो वो थे वन थे, उन पर वन अधिनियम लाके उन्होंने वन छीन लिए पूरे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, सरहदें बंद हो गई। अब उन्होंने अपने अपने इलाकों के हिसाब से बाड़बंद लगा दिए, यानी कि बोल दिया कि भाई इस जनजाति के लोग यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है, अपने अपने इलाके में रहेंगे। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, जब चरवाहे सूख जाते थे तो क्या होता था, तो मवेशी मरने लगते थे, ठीक है, और मर जाते थे, बहुत सारे मवेशी यहाँ भी मरे। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा का क्या मतलब है कि कुछ जो चरवाहे थे वो अमीर हो गए और कुछ गरीब हो गए। अमीर कौन से हो गए, जो कबीले वाली व्यवस्था है ना, इन्होंने क्या किया कि जो, अब अफ्रीका में तो मोस्टली जनजाति ही रह रही थी, वहां पर ऐसे शासन, राजा वगैरह का जो शासन था ना वो वहां कम था, वहां पर ज्यादातर जो क्षेत्र था वो जनजातीय क्षेत्र था। तो वो जो ग्रुप में रहते थे उन्होंने क्या किया कि एक जनजाति का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, 100-200 लोगों का एक ग्रुप बना दिया और उसका एक सरदार बना दिया, कबीले का सरदार बना दिया। अब उस सरदार का काम था उन सबसे टैक्स वसूलना, किसके पास कितने मवेशी हैं, कितने गाय भैंस बकरी हैं, उसके हिसाब से वो टैक्स लेता था, कौन कितनी खेती कर रहा है उसके हिसाब से वो टैक्स वसूल के, मतलब जो काम हमारे यहाँ जमींदार करता था ना, गांव का टैक्स वगैरह का काम, वो काम वहाँ कबीले का सरदार करता था, ठीक है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ भी चली थी, पर हमारे यहाँ व्यवस्था ये कम लेवल पर थी, अफ्रीका में ज्यादा थी। तो वैसे लोग जो कबीले के सरदार बन गए वो तो हो गए अमीर, क्योंकि जो टैक्स वो अंग्रेजों को दे रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा वो खुद भी तो रख रहे होंगे, ठीक है। बाकी के लोग गरीब हो गए। गरीब का क्या मतलब है, अब वो टैक्स नहीं दे पा रहे, उनको गाय भैंस भेड़ बकरी चराने के लिए चारागाह नहीं मिल रहे, क्योंकि ज्यादातर वनों को किसने छीन लिया, अंग्रेजों ने छीन लिया, ठीक है। तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो गए, दिन पर दिन गरीब हो गए, मवेशी मरते रहे। तो पहले 50-50 गायें थी, मर के 30 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई। अब उनका घर का खर्च नहीं चल रहा, वो रोटी नहीं खा पा रहे, तो वो क्या करने लगे, वो बाहर शहर में जॉब करने लगे। बाहर शहर में जॉब कैसे करते थे वो, कि जो अंग्रेजों की बड़ी बड़ी कोठी बनाई जा रही थी उस समय, जो रोड बनाई जा रही थी, अंग्रेजों के स्कूल बनाए जा रहे थे उन कॉलोनियों में, तो वो उनमें काम करते थे, मजदूरी करते थे। वहां पर भी क्या क्या कर रखा था अंग्रेजों ने, कि वहां पर उन्होंने जो उनका इलाका होता था, पहले उनको मना करा कि भाई तुम इस इलाके में नहीं आओगे, क्योंकि ये इलाका अंग्रेजों का है, गोरे लोगों का है, काले लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर उन्होंने बोला कि भाई इस मार्केट में तुम सामान बेचने नहीं आओगे, क्योंकि अब ये मार्केट गोरे लोगों की है, ठीक है, मार्केट भी उनसे छीन ली। फिर उन्होंने बोला कि इस पूरे ही शहर में आप नहीं आओगे, आप आओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, क्योंकि गोरे लोग जो है वो बेकार है, बेकार श्रेणी के, जैसे हिटलर की सोच थी कि जो ऐश्वेत हैं वो बेकार नस्ल के हैं, जो गोरे हैं वो अच्छी नस्ल के हैं, ठीक है। तो वही वाली सोच अंग्रेजों में कूट कूट के भरी हुई है, आज भी वो गोरे और काले में भेदभाव करते हैं, आज भी होता है उनके देश में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जनजाति के लोगों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया कि अब आप नहीं आ सकते, मतलब जंगलों में भी नहीं जा सकते हो आप, ठीक से अपने मवेशियों को चराने के लिए शहरों में नहीं आ सकते, क्योंकि शहरों पर पूरा की पूरा कब्जा किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। तो आप कहाँ रहोगे, एक निश्चित दायरा उनके लिए बना दिया गया कि भाई इसी दायरे में आप रहोगे, ठीक है, शहर आने की अनुमति नहीं है, जंगल जाने की अनुमति नहीं है। हमारे देश की तरह उनके भी मवेशी मरते रहे, और कुछ लोग बिल्कुल गरीब हो गए और कुछ लोग अमीर हो गए, जबकि जो जनजातीय समाज के जो लोग होते हैं उनमें गरीबी अमीरी नहीं होती है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे पार्क वगैरह अपने लिए बनाए, नेशनल पार्क वगैरह अंग्रेजों ने। और आप देखोगे कि उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे देश में चरावाहे छीने थे ना, वैसे ही अफ्रीका के बहुत सारे, जैसे मसाई जनजाति का दे रखा है, मसाई जनजाति के समूह के लोगों से बहुत बड़ा एरिया, एक मिनट में आपको बताती हूँ, इसमें दे रखा है 14,760 किलोमीटर का एरिया उन्होंने छीन लिया था मसाई लोगों से, और उसका उन्होंने एक नेशनल पार्क बना दिया था,
संबूरू नेशनल पार्क, ठीक है, तंजानिया के सेरेगेटी पार्क जैसे चिकागाहा इसी तरह से अस्तित्व में आए। मतलब इस तरह के उन्होंने नेशनल पार्क बनाए, सेरेगेटी या संबूरी नेशनल पार्क बनाए, और जमीन किससे छीनी थी? ये मसाई लोगों से, ठीक है। तो ये सारे अत्याचार की कहानी आपकी बुक में आपको पढ़ने को देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक बार आप बुक जरूर पढ़ लेना, और बुक ना पढ़ना हो तो फिर स्क्रीन वाली वो तीनों वीडियो देख लेना जो मैं बाद में अपलोड करूंगी। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6, 7, 8, 9, 10 की किसी भी क्लास की, तो उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।